हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस सीरीज में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर, जो कि आपके यूपीएससी मेंस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए बात करते हैं आज की न्यूज पर। उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट उस पर सॉल्यूशंस, सजेशंस और उसके चैलेंजेस को देखेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज है, यूट्यूब सीरीज है, ये इसे केवल आप न्यूज पेपर एनालिसिस की तरह से मत देखिए, बल्कि इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, कॉम्प्रहेंसिव मेथड, उसके पर्सपेक्टिव में इसे देखिए। क्योंकि ये जो एनालिसिस सीरीज है, इसमें आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को कर पाएंगे, एक पर्सपेक्टिव आपका बनेगा। तो इसे बेसिक प्लस एडवांस मैकेनिज्म आप समझिए, जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे स्तर पर ले जाएंगे। जैसे कि यूपीपीएससी के इंटरव्यू होने वाले हैं, वहां पर भी इसका यूज है। यूपीएससी के इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहे हैं, वहां पर भी इसका यूज है। तो ये जो सीरीज है आपके प्रीलिम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में इंटरव्यू के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनमें भी ये आपके काफ़ी काम आएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, इसे शेयर करें। अगर इसका ये इनिशिएटिव लगातार जारी रहेगा आप सभी के लिए ये। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, आज की न्यूज क्या है। इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग। इस न्यूज का मतलब क्या है दोस्तों? अब ये न्यूज हम क्यों पढ़ें? ये न्यूज इसलिए हमें पढ़नी होगी क्योंकि हमारे जीएस के पेपर 2, जीएस के पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में अभी हम कई एसेज लगाएंगे, जहां पर उन एसेज में इनका यूज कैसे होगा उनको भी देखेंगे। आइए देखते हैं। इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग। ठीक है, अब ये देखिए न्यूज क्या बोल रही है। ये आपके लिए कहां कहां इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। ठीक, जीएस पेपर 2 में। ठीक, जीएस पेपर 2 में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको न्यूज के बारे में और बता देना चाहूंगा। देखिए, इंडिया 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, स्थायी स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही सीमित जो है इन्वेस्टमेंट होता है। भारत की जीडीपी का 0.67% खर्च किया जाता है आरएनडी पर। तो ये बहुत ही कम है। ऐसे में जो पश्चिमी देश जिनके परमानेंट स्पेस स्टेशन ऑलरेडी हैं, और वो और ज्यादा, जैसे अमेरिका स्पेस एक्स के माध्यम से, मिशन के माध्यम से और ज्यादा अपने उपग्रह या सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाना चाहता है, उस प्रक्रिया में भारत की जो विदेश नीति है, भारत के जो राजनीतिक संबंध हैं, भारत के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है या स्पेस रिलेशन है, जो कि फ्यूचर स्पेस में देखा जा रहा है, तो ऐसे में ये जो आर्टिकल है कुछ बातें समझाता है कि इंडिया के कंसर्न क्या है, इंडिया की जो है उम्मीद किन बातों पर है, और इंडिया की जो फंक्शनिंग है वो कैसी है। इस लिहाज से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके साथ भी डिस्कस करेंगे, आगामी क्वेश्चंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसके चैलेंजेस, इसके सॉल्यूशंस और जो इसमें एक्टिविटीज हो रही हैं उस पर जो डिस्कस और जिन विषयों में कंसर्न है उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। आइए देखते हैं। तो कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसको हम इस तरह से ना पढ़ें कि ये न्यूज़पेपर है, उसे प्रॉपर आर्टिकल के फॉर्म में पढ़ें। और जो प्रॉपर आर्टिकल का फॉर्म है वो हमें बहुत अच्छा तरीका देता है, क्योंकि अगर आप ये आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि जो रिलेटेड न्यूज़ है हमारे जीएस के पेपर में किस पेपर से रिलेट करती है या किस यूनिट से रिलेट करती है, तो वहीं पर आप जाकर अपने नोट्स में वो चीजें लिखते भी चले जाइए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले जाइए, जो आपका एक परफेक्ट नोट्स तैयार होगा और बेटर एनालिसिस के साथ। तो जब हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, तो वहां पर एक यूनिट है जिसमें कहा जाता है बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक, एक तो यूनिट ये है। प्लस जीएस पेपर 3 में जब हम बात करते हैं तो वहां पर कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर और रोबोटिक्स। प्लस जीएस पेपर 3 में एक यूनिट और है जिसमें यह कहा जा रहा है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी
इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। ये जीएस पेपर 3 की यूनिट है प्लस जीएस पेपर 2 की यूनिट है। यानी कि जो आज का ये आर्टिकल है ये 3 यूनिट के लिए आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, प्लस एसए के लिए। अब हम प्रश्न देखते हैं कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे कैसे गए, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भारत के लिए किसी ऐसे सीन की खोज करने में विफलता है। यानी ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया है जिसमें भारत अमेरिका की विदेश नीति में भारत महत्वपूर्ण जो है पक्ष रखता हो या महत्वपूर्ण पार्ट जो है प्ले करता हो, ठीक, जो भारत के आत्मसम्मान और महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। तो यानी कि एक तरीके के कंसर्न की बात करता है कि इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को एक तरीके से शिफ्ट किया है, जो अब काफी कैपिटलिस्ट है, जो काफी अमेरिका के नजदीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उनमें ऐसा भी कोई बिंदु या मूवमेंट नहीं आया है जहां पर ये लगे कि दोनों देश बहुत पास हैं। तो अब जब आप इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो कह सकते हो कि इंडिया एंड अमेरिका ये दोनों जो है जो अच्छे रिलेशन में आ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो उसमें इस तरह से आप कंटेंट की तरह से इसे यूज कर सकते हो। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ऑन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम्स। भारत की अपनी स्वयं की अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी, ठीक। तो अब जो अभी हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे वहां पर ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी को मैं एक चीज बहुत बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि हमारी जो तैयारी है उसमें हमें ये बात बहुत समझनी पड़ेगी, बहुत ही मूल तौर पर समझनी पड़ेगी। इस चीज के अंडरस्टैंडिंग के बिना हमारा काम नहीं चलेगा कि यूपीएससी का जो ट्रेडमार्क है, जो लेबल है, जो एक पैराडाइम है, उस लेबल और उस पैराडाइम को हमें जज करना पड़ेगा, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ये स्मार्ट स्टडी का तरीका है। आधी मेहनत आपकी वहीं पर हो जाती है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हो तो इस आर्टिकल का यूज बढ़ जाता है। फिर देखिए इससे पूछे गए हैं। अब आपको आजकल के जो फिलोसफिकल एस्से जो लगते हैं कि कहां से इनका मैटर लिखें, उनका मैं आपको बताता हूं। करेज टू एक्सेप्ट, डेडिकेशन टू इंप्रूव आर द की ऑफ द सक्सेस। स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया ऐसे है, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा। अब स्वीकारोक्ति का साहस किस बात के लिए कि हमारी इंडियन स्पेस जो टेक्नोलॉजी है या हमारा जो मिशन है स्पेस के लिए, उसमें बहुत से हर्डल्स हैं, उसमें बहुत से चैलेंजेस हैं। लाइकवाइज जैसे R&D कम है, एक तरीके की उसके प्रति उदासीनता है, उसमें उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जीडीपी का जो है काफ़ी कम प्रतिशत हम इनोवेशन पर खर्च करते हैं। तो ऐसे में स्वीकारोक्ति का साहस हमें कहाँ से आएगा कि ये जो हम नहीं कर रहे हैं और दुनिया के ऐसे देश जो ऐसा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात उनकी तुलना में हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो कह रहे हैं कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप इनोवेशन पर बहुत पैसा कम खर्च कर रहे हैं और आपको ये खर्च बढ़ाना पड़ेगा और ये सुधार आपको करना पड़ेगा। और भारत ने क्या किया, आप सभी को पता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक, उसमें भारत ने एफडीआई को जो है एंट्री दे दी। तो ये सुधार करने की निष्ठा हो गई। जो अभी आगे आएगा ये सुधार करने की निष्ठा हो गई। इस तरीके से आप अच्छे से उन आंसर्स को लिख सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियां भी होती हैं, ठीक। अब आप सभी को पता है कि जो नासा है, ठीक, जो नासा है यूएस का है, इसरो प्लस डीआरडीओ इंडिया से, ठीक। ये इतने कम पैसे में एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया जितने में हॉलीवुड की एक मूवी तक नहीं बनती है ना। और जो इसकी जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई है, ठीक। लेकिन उसके बावजूद
क्या हम इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हैं? यानी कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा कि एक बेहतर कार्यप्रणाली है हमारे पास, लेकिन क्या हमारे पास सर्वोत्तम कार्यप्रणाली हो सकती है? यानी कि दुनिया में जिस तरीके से इसरो का अपना एक डंका बजता है, इसरो को बहुत ही मतलब सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, बहुत ही सीनियर एक रिस्पेक्ट है उसकी, तो ऐसे में क्या और भी उससे कुछ बेहतर किया जा सकता है क्या? तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से भी बेहतर कार्यप्रणालियां होती हैं। यहां पर आप आंसर में अपने ये चीज लगा सकते हो इस आर्टिकल के बारे में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। आप लोगों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अपनी तैयारी को कैसे करें, हम आर्टिकल्स को कैसे रीड करें, कैसे उनके साथ जो है हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ताकि हम बेस्ट मार्क्स पाएं, हमारा अप्रोच बहुत अच्छा बन पाए। तो देखिए आर्टिकल की थीम कह रही है, overcoming the structural barriers can lead to a deeper and long term partnership in new space age। ठीक, थीम में कहा जा रहा है संरचनात्मक जो बाधाएं हैं उन पर काबू पाने के लिए नए अंतरिक्ष युग में गहरी व दीर्घकालिक साझेदारी हो सकती है। यानी कि भारत और अमेरिका जो न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी में एक जो है पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, वो काफी गहरी और लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, दीर्घकालीन हो सकती है ना, जो कि इस आर्टिकल का थीम है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। अब देखिए, भारत और अमेरिका अंतरिक्ष अन्वेषण यानी स्पेस इनोवेशन या रिसर्च और वाणिज्यिक अंतरिक्ष साझेदारी में महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी पर पहले तो कई देश कई क्षेत्रों में सहमत हुए हैं। ठीक, कि इंडिया और अमेरिका ठीक अंतरिक्ष स्पेस या स्पेस टेक्नोलॉजी या कमर्शियल स्पेस टेक्नोलॉजी में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन पर कई मुद्दों में चर्चा करने के लिए उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उनके बीच में सहमति हुई है। ठीक, तो क्या ये क्वेश्चन यहाँ नहीं प्रासंगिक हो जाता है? स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से भी बेहतर कार्य प्रणालियां हो जाती हैं। या ये क्वेश्चन यहाँ पर भारत की अपनी स्वयं के अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की योजना है, हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी, है ना। तो ये चीज तरह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आगे कहा जा रहा है जो यूएस इंडिया सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग जो है ग्रुप बनाया गया, सिविल इंडिया यूएस इंडिया सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो लिमिटेशंस हमारी हैं, अब यहां पर देखिए कुछ बात अमेरिका के फेवर में बोली गई कि नवंबर 2022 में अमेरिका चंद्रमा की ओर जो उसका ओरियन अंतरिक्ष स्पेस यान था वो कंप्लीट हो गया, यानी कि वो वहां से वो वापस आ चुका है, जबकि हम लोग अभी पृथ्वी की निम्न कक्षाओं तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो ये चैलेंज है। फिर कहा जा रहा है भारत भी 2024 तक गगनयान जो कि मानव युक्त होगा, मैन मेड होगा, जो मनुष्य जाएगा, वो लॉन्च करेगा, गगनयान लॉन्च करेगा। ये संबंध भविष्य में अमेरिका भारत संबंधों को आकार देंगे, क्योंकि जब भारत अपना स्पेस भेजेगा तो कुछ जो पश्चिमी देशों से हमें मदद की जरूरत पड़ेगी, उसमें अमेरिका हमारी काफी जो बारीक, काफी सीक्रेट तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भारत और अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता को प्राप्त कर सकता है। भाई मैंने क्या बताया कि वो लोग अपनी जीडीपी का 2% से ज्यादा खर्च करते हैं आरएनडी पर, हम खर्च करें 0.67%। ऐसे में ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है कि भारत कई तकनीकी विषयों पर डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्रीज पर, रशिया पर, अमेरिका पर, ब्रिटेन पर। ठीक, तो यहां पर जब अगर अमेरिका के साथ ही हमारी इंगेजमेंट या एग्रीमेंट बनता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका दीर्घकालिक नागरिक व सैन्य अंतरिक्ष साझेदारी को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि इन फ्यूचर, ठीक, या लॉन्ग टर्म में इंडिया एंड यूएस साथ आ सकते हैं लॉन्ग टर्म सिटीजन एंड स्पेस कॉपरेशन के लिए, स्पेस पार्टनरशिप के लिए। ठीक, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं इसमें, जैसे रुचियों और क्षमताओं के बीच में, रुचियों और क्षमताओं की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रुचि है, जो हमारा इंटरेस्ट जिन विषयों पर है, जो हमारी क्षमता है, जाहिर सी बात है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का मामला है तो अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है, अमेरिका एंड रशिया एंड चाइना दुनिया में सबसे आगे है, वहां तक हम नहीं है, हमारी काफी लिमिटेशंस हैं,
काफी सीमित दायरे में हम हैं। और दूसरी चीज है कि जहां अमेरिका के लक्ष्य अलग हैं और भारत के लक्ष्य अलग हैं, जैसे भारत अभी लो अर्थ ऑर्बिट तक जाना चाहता है, उसके आगे के उसके जो अभी प्रोग्राम हैं वो 2030 के आसपास है, जहां अमेरिका के 2030 के प्रोग्राम कुछ और ही हैं। ऐसे में क्या इनके बीच में कोरिलेशन बन पाएगा, यहां पर एक चैलेंज भी बताया जा रहा है। तो जब आप अपना आंसर लिख रहे होगे तो आंसर में जब चैलेंज लिखने की बात आएगी तो वो चैलेंज में आप इसको नोट करोगे, चैलेंज को इसको नोट करोगे, ठीक। क्योंकि अमेरिका यानी कि यूएस चांद से लौट चुका है, वहां लंबे समय तक रहने के पक्ष में है। वहीं भारत व अन्य जो देश हैं वो पृथ्वी की निम्न कक्षा क्षमताओं को बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल में भी आप डालोगे, ठीक, जो मैंने बताया अभी बताया कि भारत लो अर्थ ऑर्बिट में या पृथ्वी के निम्न कक्षाओं में भी रहना चाहता है, जबकि यूएस वहां से वापस आ चुका है और वो उसकी जो आगे के फ्यूचर के प्लान है वो बहुत अलग हैं, बहुत एडवांस हैं, है ना। तो ये चीज आप बताओगे। फिर आगे कहा जा रहा है कि जो नई सरकार है, बिडेन प्रशासन है, ठीक, जो बिडेन प्रशासन है वो आर्टेमिस जो उसका कार्यक्रम है वो पृथ्वी की कक्षाओं से परे अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं की नींव का निर्माण कर रहा है। यानी कि वो जो है पृथ्वी की कक्षाओं तक उनकी सोच नहीं है, उनकी सोच और व्यापक है। जैसे कि रशिया का स्पेस में परमानेंट जो है वो एक एक एरिया है, ठीक, या कह सकते हो कि स्थायी स्टेशन है, परमानेंट स्टेशन है। अब उस स्थायी स्टेशन को अमेरिका डेवलप कर रहा है अपना निजी तौर पर, जो कि अभी कोलैबोरेशन में था रशिया और अमेरिका के। तो अमेरिका चाहता है कि अगर स्पेस में वॉर हो या फ्यूचर में स्पेस में लोग जाकर रहना शुरू करें ऐसे, या दूसरे ग्रहों पर कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के माध्यम से काम होना शुरू हो, तो वहां पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एकदम खत्म हो जाए, हम श्योर शॉर्ट इंडिपेंडेंट हो, स्वायत्त हो, ठीक। तो ये चीज है। तो वहां कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उससे कहीं आगे हैं, ठीक। फिर कहा जा रहा है जो गगनयान है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम लंबे समय तक अंतरिक्ष में भारत की मानव उपस्थिति को बनाए रखने की उम्मीद करता है, ठीक। यानी कि इसके साथ एक वो भी बात संकेत के तौर पे दी जा रही कि भारत का लक्ष्य भले पीछे है, लेकिन भारत भी 2024 में गगनयान के माध्यम से स्पेस में जाना चाहता है, अंतरिक्ष में पहुंचना चाहता है, ठीक। अब इंडिया की प्रायोरिटीज क्या हैं, इंडियन प्रायोरिटीज क्या हैं, भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी बात करते हैं। पृथ्वी की कक्षाओं में अपने उपग्रह और प्रक्षेपण की क्षमताओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाना, यह पहली प्राथमिकता है। जब आपको प्रायोरिटीज लिखनी होगी आंसर में तो वहां पर लिखोगे कि जो है पृथ्वी की जो कक्षा है और उसमें जो अपने उपग्रह हैं, ठीक, उसमें अपनी न केवल हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, ठीक, बल्कि चीन जैसे अंतरिक्ष जो यात्री हैं उनके साथ हमें बराबरी करना है। जो अंतरिक्ष में चाइना के जो सैटेलाइट्स गए हैं उनके जो वहां पर इनोवेशन है उनके बराबर हमें भी पहुंचना है। जैसे उनका बायडू मिशन वो काफी एडवांस है, तो उसके जरा हमें बराबर पहुंचना होगा, ठीक। इस तरीके की बात भी कही जा रही है। फिर आगे कहा जा रहा है क्षमताओं में विषमता है, ठीक। क्षमताओं में विषमता का मतलब यह हुआ कि भारत, अमेरिका, रशिया, चाइना, इनके संदर्भ में या इनके रेफरेंस में काफी वीक है, क्षमताओं में विषमता है। भारत रूस को सीमित करने वाला दूसरा संरचनात्मक कारक है, ठीक, कि जो भारत और अक्सर इस तरीके के काम अमेरिका की तुलना में भारत रूस से करवाता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो डिपेंडेंसी है वहां पर चैलेंजेस और क्रिएट होंगे। जहां पर कई काम इंडिया रशिया से करवाता था, अगर वो अमेरिका से करवाता है तो एक स्ट्रेटेजिक या कह सकते हो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हमारे और रशिया के रिलेशन है उसमें थोड़े से चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक। फिर कहा जा रहा है जो संरचनात्मक कारक है उसमें क्या है, वो है अंतरिक्ष सहयोग, स्पेस कॉपरेशन, ठीक। जैसे यूएसए के पास सर्वाधिक अंतरिक्ष उपग्रह है, उसके पास वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल एंड नेशनल सिक्योरिटी दोनों को पूरा करने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने वाली एक श्रृंखला है, ठीक। और उसने 2022 में 2022 में 61 सैटेलाइट लॉन्च करे हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो मैंने अभी बताया कि रशिया के कंपैरिजन में इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, यूएस से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिलेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेशन में भी हमें बैलेंसिंग एक्ट करना होता है। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है
कि हम अमेरिका के साथ जुड़ते हैं तो हमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फायदे होंगे, यानी कि हमें कमर्शियल बेनिफिट ज़्यादा होगा, हमें नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक, लेकिन हमें रूस के साथ भी संबंध बनाए रखने चाहिए। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बात है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। और आगे कहा जा रहा है अमेरिका 2030 तक अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोटे छोटे भागों में बदलेगा, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके कई सब पार्ट में उसे डिवाइड करेगा और उसमें वो काफी तेजी के साथ काम करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। अब आगे कहा जा रहा है भारत के संदर्भ में, भारत के पास लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक, और बजट भी लिमिटेड है, अतः प्रक्षेपण करने में सीमितता है, यानी कि हम बहुत ज्यादा जब हम चीजें लॉन्च करना चाहते हैं, बहुत हमारे जो मिशन है वो डिले हो जाते हैं, इसी वजह से जो हम प्रक्षेपित करना चाहते हैं सैटेलाइट, उनमें लिमिटेशंस होती हैं कि हम जो फॉल्स होने की संभावना है उसको बहुत मिनिमाइज करने के चक्कर में हमारा मिशन ही लेट लॉन्च होता है, उससे काफी चैलेंजेस आते हैं। भाई यूएस वगैरह ने, रशिया वगैरह ने बहुत नुकसान उठाया है, उसके बाद वो सक्सेस हुए हैं। तो इनोवेशन में नुकसान होने की संभावना होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा लिमिटेड बजट होने की वजह से मैक्सिमम उसकी सक्सेस रेट को पाने के लिए ज्यादा लंबे समय तक उस पर रिसर्च करते रहते हैं। तो ये बात कही जा रही है। भारत ने 2020 में स्पेस क्षेत्र में उसको प्राइवेटाइज किया है, जो कुछ अब इनोवेशन यहाँ पर हुए हैं, कुछ नई चीजें यहाँ पर करने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जो स्पेस सेक्टर था वो पूरे तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर था, ठीक, या पब्लिक सेक्टर था, तो उसको प्राइवेटाइज किया है, जिससे क्या होगा, फंड आएगा, एफडीआई आएगी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज में जो है नई चीजें शामिल हो जाएंगी। अतः भारत का सहयोग अमेरिका के साथ अगर बढ़ता है तो एफडीआई आएगा तेजी के साथ, और उसके साथ तकनीकी टेक्नोलॉजिकल भी ट्रांसफर होगी, उससे भी हमें सीखने में मदद मिलेगी, हम चीजों का प्रोटोटाइप बना सकते हैं। और भारत को स्ट्रेटेजिक तौर पर और तेजी के साथ प्रयास करना चाहिए, राजनयिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर और अच्छे प्रयास करने चाहिए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो स्पेस रिलेशन है या टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे बने। तो ये इस तरह से इस पर काफी काम करने की आवश्यकता है। अब स्पेस चैलेंजेस क्या हैं उसको आइए देखते हैं। पहला है जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे, आप इनको डायरेक्ट कोड करिए अपने एग्जाम में, ठीक। पहला है अनरेगुलेटेड कॉमर्स, अनियमित वाणिज्यकरण, यानी भारत का जो, इसमें काफी देशों के भारत में जो है सैटेलाइट लॉन्च करें, लेकिन उसके बावजूद जब कोई बहुत मतलब बड़े स्तर का सैटेलाइट लॉन्च होना होता है तो उतना बिलीफ सिस्टम अभी हमारा क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक, उतना कह सकते हो कि विश्वास नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम है। और प्लस अनियमित वाणिज्यकरण है, यानी कि हमारा भी जो कमर्शियल मैकेनिज्म है वो उतना स्ट्रांग स्ट्रक्चर उसका नहीं है, जो कि करने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट, यानी कि वैश्विक भरोसे की कमी। वही जो मैंने बताया कि छोटे उपग्रह लॉन्च करने में भारत दुनिया का सिरमौर बना हुआ है, लेकिन जो बड़े सैटेलाइट लॉन्च करने में, हैवी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में इंडिया को काफी जो है चैलेंजेस होते हैं। तो उस वहां पर जो ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट है वो बना हुआ है कि शायद इंडिया ना कर पाए, है ना। फिर है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, जो निजी जो प्रवेश है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए जो अभी जो एफडीआई दिया जा रहा है वो काफी कम स्तर का है, उसे काफी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका में ये सारे मिशन पूरे तरीके से प्राइवेटाइज्ड हैं, पूरे तरीके से प्राइवेटाइज्ड हैं। तो वहां पर लोगों को काम करने की आजादी बहुत है, लोगों को इनोवेशन करने की आजादी बहुत है, और हमारे यहाँ मैक्सिमम यहाँ पर जो है कह सकते हो कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका इम्पैक्ट है, या उसमें थोड़ा सा उसको पोलिटिसाइज भी कभी कभी चीजें हो जाती हैं, तो जो रेड टेपिज्म का शिकार आमतौर पर चीजें होती हैं। जबकि वहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस है, बहुत जल्दी आपको सारे जो है अनुमतियां मिल जाती हैं, परमिशन हो जाते हैं, तो ये चीज होनी चाहिए। फिर डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न कंट्रीज स्पेस, अंतरिक्ष में पश्चिमी देशों पर निर्भरता है। अगर हमें बड़ा जो है कोई लॉन्च करना है तो फिर हमें सैटेलाइट लॉन्च करने में वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंस होना पड़ता है, या एडवांस टेक्नोलॉजी लेनी है तो हमें उनसे हायर करना पड़ता है, हमें उनको ज्यादा पैसे देकर वो टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है। कई बार तो वो लोग मना करते हैं, स्ट्रेटेजिकली मना करते हैं, ताकि इंडिया इस तरीके के
एडवांस सैटेलाइट्स को लॉन्च ना कर पाए। तो वहाँ भी चुनौतियाँ आती हैं दोस्तों, जिन चुनौतियों से जो है डील करने की आवश्यकता है। तो जो डिपेंडेंसी है, पहले हमें उनके साथ दूरी बनाकर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाकर ठीक करनी होगी। और और अपनी जो सुधार करने की निष्ठा है उसमें हमें अपना बजट बढ़ाना होगा, अपना R&D पर बजट बढ़ाना होगा, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक। फिर कहा गया इंक्रीज स्पेस डेब्रिस, जो अंतरिक्ष मलबा है उसमें वृद्धि हो रही है। जब स्पेस में डेब्रिस यानी कि जो मलबे में जब वृद्धि होती है तो दुनिया में जो स्पेस जो ग्रुप है, स्पेस टेक्नोलॉजिकल ग्रुप है, ठीक, वो कहीं ना कहीं कई बार जो है आप पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, आप पर ज़्यादा जिम्मेदारियां देता है, आपको ज़्यादा फंड्स देना पड़ता है ये जो स्पेस डेब्रिस है उसको कम करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ भी एक चैलेंज के तौर पर है। फिर है लिमिटेड स्पेस बजट, ठीक, कि हमारा जो अंतरिक्ष के लिए जो बजट है वो बहुत ही सीमित है। इसके लिए फिर जो R&D है होने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी में जाना, एडवांस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में हमें काफ़ी पैसा लगाना होता है, और वो पैसा लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से, मतलब या वो जो काम है लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से नहीं हो पाता। इस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हों, इसमें सुझाव क्या हों, उस पर बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्वेश्चन होते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन को ऐसे सेट्स में रखा जाता है जहां पर आप टू द पॉइंट, आपको कहीं भी चीजें नहीं मिलेंगी। तो वहां जो अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके के वीडियोस हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग से आपको काफी हेल्प मिलती है। ठीक, तो पहला है सोल्यूशन, पहली जो सुझाव है वो ये है कि दीर्घकालिक समाधान दोनों देशों में शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र व राज्य के नेतृत्व वाली संस्थाओं के बीच संबंध बनाना होगा। कि अगर हमें लॉन्ग जो है सोल्यूशन देना है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देना है, प्रोवाइड करना है, तो हमें दोनों देशों के बीच जो एजुकेशनिस्ट है, स्पेस साइंटिस्ट हैं, बेसिकली उनकी बात यहाँ पर हो रही है ना, उनके बीच में, प्राइवेट सेक्टर के बीच में, और जो स्टेट जो ऑन करता है यानी कि जो पब्लिक सेक्टर जो ऑन करता है, उन संस्थाओं के बीच में हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर कोएग्जिस्टेंस, बेहतर कोरिलेशन डेवलप करना होगा। तभी जाकर दोनों देश साथ आएंगे। अदरवाइज हम पीछे इसी आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में जाना चाह रहा है, और यूएस के जो है टारगेट्स बहुत एडवांस हैं, है ना। तो उसमें जो कोएग्जिस्टेंस है, कोहेरेंस है, वो नहीं बन पाएगा। तो ये पहला सोल्यूशन। दूसरा, नासा और प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार मिशन, ये नोट करिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसी अत्यधिक विशिष्ट परियोजनाओं पर सहयोग करने के रूप धारण कर सकते हैं। ठीक, कि जो सिंथेटिक अपर्चर राडार मिशन है, ठीक, इसमें इंडिया एंड यूएस साथ आ सकते हैं, और ये साथ आने से दोनों देशों को, बेसिकली इंडिया को बहुत बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट है तकनीकी नवाचार। तकनीकी नवाचार में तेजी से निवेश करना होगा इंडिया को। ठीक, जैसे भारत अपनी जीडीपी का R&D पर 0.67% ही खर्च करता है, तो हमें जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर फोकस करना होगा, क्योंकि आज की जो दुनिया है दोस्तों, वो दुनिया है बेसिकली सर्विस इकोनॉमी की दुनिया है। सर्विस इकोनॉमी के थर्ड सेक्टर में जहां पर ये स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह की बात होती है, उसमें काफी हमें काम करने की आवश्यकता है ना। तो ये जो बजट है बढ़ाना होगा, जबकि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो 2% से ज्यादा अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं R&D पर। तो ऐसे में हमें सुधार करने के निष्ठा वाले विषय पर आकर चीजें देखनी होंगी। आपकी जो क्वेश्चंस उनके साथ डायरेक्ट आपका जो मैटर है वो मैच कर रहा है, इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए। फिर भारत और अमेरिका, भारत और यूएसए में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण हेतु भेज सकता है, जो कि आमतौर पर अभी तक रशिया में भेजा करता था और ब्रिटेन वगैरह में भेजा करता था। तो अगर कोई हमारा अंतरिक्ष यात्री, जैसे गगनयान मिशन के लिए रशिया और अन्य देशों में हमारे लोग गए हैं जो वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो ये चीज आप अमेरिका में जाकर भी कर सकते हैं। ठीक, फिर कहा गया कि इससे भारत की रूस पर निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक, जो भी मैंने बताया कि रूस में जाकर सीखते हैं। और यह सभी प्रयास न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नेतृत्व वाली कंपनी के साथ किया जा सकता है। इससे पृथ्वी में भारत के हित समायोजित करने में यूएसए मदद कर सकता है। ठीक, कि अगर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हम काम करते हैं तो हमें काफी हेल्प होगी। प्लस अमेरिका जो हमारी पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट के जो तमाम मिशन हैं
उनमें हमारी काफ़ी मदद कर सकता है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है ना। आगे कहा गया कि सॉल्यूशंस में ये चीजें हैं कि जो इन स्पेस है, ठीक, इन स्पेस, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो निजी कंपनियां हैं, उनको भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना में उपयोग के समान अवसर देने होंगे। यानी कि जो यहां पर ये बात कही जा रही प्राइवेटाइजेशन की, यहां बात कही जा रही कि फ्लेक्सिबिलिटी की, वो चीज हमें करनी पड़ेगी, जिससे जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर जो है हमारी अंतरिक्ष अवसंरचना को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो हमारे लिए एक कम्पिटिटिव एनवायरमेंट और प्लस स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट प्लस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये सब चीजें हो सकेंगी। फिर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो ये जो मैंने बताया भारतीय उद्योगों के माध्यम से स्पेस तकनीकी का वाणिज्यीकरण करना, यानी कॉमर्शलाइजेशन हमें करना होगा स्पेस टेक्नोलॉजी का, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। तो अगर इंडियन इंडस्ट्रीज वेस्ट की इंडस्ट्रीज या अमेरिका की इंडस्ट्रीज के साथ मिल जाती हैं, तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी कुछ बेहतर कर सकते हैं। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी हैं, वो R&D पर खर्च नहीं करती, वो R&D को जो है खरीदना चाहती हैं। तो आप जब खरीदिएगा तो महंगी पड़ती हैं, और जब आप महंगा खरीदेंगे तो उससे कोई वस्तु महंगी ही बनाएंगे, और जब महंगी बनाएंगे तो उसे आप सेल भी महंगी करेंगे, तो उससे इंडिया की जो कंज्यूमर्स हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, और इंडिया की GDP पर भी उसका इफेक्ट होता है। तो एक न्यू जो है आइडिया या न्यू सॉल्यूशंस में हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, ग्लोबल कंपटीशन में आना चाहते हैं, तो हमें R&D पर खर्च करना पड़ेगा, हमें इनोवेशन करना पड़ेगा, है ना। फिर इसमें नेक्स्ट चीज क्या है, स्पेस स्टार्टअप। स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स में इंडिया बहुत पीछे है, वैसे ओवरऑल स्टार्टअप में इंडिया की बेहतर पोजीशन, स्पेस में स्टार्टअप करना पड़ेगा। एलन मस्क क्या है, एलन मस्क के जो स्पेस एक्स और तमाम जो उसकी और जो एजेंसियां हैं वो स्टार्टअप ही थी, जो इतने बड़े स्तर पर दुनिया को लीड कर रही हैं। फिर स्पेस फॉर वुमेन, यानी इसका ये मतलब है कि जो जो लिंग भेद की चुनौती होती है, जो जेंडर बायसनेस होती है स्पेस टेक्नोलॉजी में, कि महिलाओं की न्यूनतम जो है प्रेजेंस होती है, उस प्रेजेंस को हमें बढ़ाने में भी काफी मदद मिल सकती है। तो ये जो जेंडर बायस है उसको हटाकर जेंडर समानता पर बात करनी होगी। फिर है प्रोजेक्ट एक नेत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट नेत्र ये क्या है, जो अंतरिक्ष में मलबा है उसके खतरे से बचाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट नेत्र है, जो स्पेस डेब्रिस है, स्पेस डेब्रिस से हमारी बचाने में हमारी काफी हेल्प करता है। तो दोस्तों इस पूरे आर्टिकल में आपने देखा, इस पूरे आर्टिकल में आपने क्या पाया, एक चीज पाई कि सिचुएशन देखी। अब देखिए आपकी तैयारी कैसे बेहतर होती है, सिचुएशन आपने देखी, आपने चैलेंजेस देखे, आपने US इंडिया रिलेशन देखे, और दोनों की सिचुएशन और दोनों के प्लान भी देखे। प्लान इंडिया के क्या हैं और USA के क्या हैं, ये चीज आपने देखी, ठीक। साथ में कहां पर दोनों साथ आ सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकता है इंडिया की USA, ये चीज आपने देखी। प्लस किन किन सब्जेक्ट मैटर पर दोनों के बीच में कोएग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों के टारगेट अलग हैं, तो उन अलग जो टारगेट्स हैं उनको भी आपने देखा, और कौन से टारगेट हैं जो सेम हैं उनको आपने देखा, ठीक। प्लस चैलेंजेस आपने पूरे देखे, और उनके लास्ट में आपने सॉल्यूशन देखे। क्या आपको लगता है कि इस टॉपिक पर इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है? क्या आपको नहीं लगता कि आपका कंप्लीट नोट्स बन गया है? चलिए अब कुछ और न्यूज देखते हैं जो बहुत अच्छी है। जैसे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट एक पेज आता है द हिंदू में, उसमें एक न्यूज है, व्हाट इज माइक्रो लेड डिस्प्ले, ठीक। जो हमारी टीवी होती है, जो हम देखते हैं वो कंप्यूटर का, वो उसमें माइक्रो लेड डिस्प्ले लगे होते हैं। तो ये होता क्या है, इसको आइए देखते हैं। इस तकनीकी का आधार क्या होता है कि सैफियर होती है, जिसको नीलम बोला जाता है आमतौर पर। नीलम स्वतः या कि सैफियर स्वतः एक चमकदार पदार्थ होता है। कैसा होता है? चमकदार पदार्थ होता है। एक माइक्रो लेड छोटी परंतु तेजी से चमक सकती है। एक माइक्रो LED स्क्रीन में तस्वीर कई अलग अलग प्रकाश
उत्सर्जक डायोड के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये क्या है, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रो एलईडी डिस्प्ले क्या होते हैं, ये प्रीलिम्स में ऐसे साइंस टेक में क्वेश्चन पूछता है, साइंस टेक में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन कहां से आ गया। ठीक, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रत्येक माइक्रो एलईडी अर्धचालक होते हैं। अब जैसे सेमीकंडक्टर दे देगा कि सेमीकंडक्टर होते हैं, इसकी जगह शब्द बदल देगा, कंडक्टर लिख देगा, बस वहां कंफ्यूजन हो जाती है। जब ये एलईडी इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मॉड्यूल ये बन जाते हैं। ठीक, आपकी इतनी इंफॉर्मेशन से आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना, पूरी पॉसिबिलिटीज है। ठीक, फिर नेक्स्ट न्यूज है सर्विस फर्म ऑन द रिकवरी पाथ, मैन्युफैक्चरिंग स्टिल कंसर्न, कि जो कोविड से पहले की सिचुएशन थी, कोविड से पहले की सिचुएशन न केवल पूरी दुनिया की बल्कि इंडिया की भी चैलेंजिंग सिचुएशन में थी। वो चैलेंजिंग सिचुएशन ये थी कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में थी। तो ये कहा जा रहा है कि सर्विस सेक्टर ने तो कोविड के पहले की सिचुएशन को लगभग अचीव कर लिया है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो वहां पर अभी कंसर्न है, वहां भी चैलेंजेस अभी हैं। ठीक, और उसमें जो उसके सब टाइटल में कहा गया कि जो शहरी उपभोक्ता हैं उनके बीच में निराशावाद के स्तर में गिरावट आई है, कि जो अर्बन लोग हैं उनकी जो इन्फ्लेशन का साइकिल जो उनके ऊपर उसका दुष्प्रभाव था, रिसेशन का दुष्प्रभाव था, उसमें काफी कमी आ गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के बारे में अभी महामारी के पूर्व स्तर तक पहुंच पाने में काफी चैलेंजेस हैं। तो आप ये जो पॉइंट है इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। अंडरस्टैंडिंग ये बेहतर होती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जो हमारी जीडीपी का लगभग 28 से 30% ऑन करता है, वहां पर लोगों को क्या फिजिकल वर्क बहुत मिलता है, फिजिकल रोजगार बहुत मिलता है। तो जबकि सरकार ने गति शक्ति मास्टर प्लान, अब इस तरीके के तमाम योजनाएं जो है लॉन्च करी थी, उसके बावजूद ये जो सेक्टर है उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो मेक इन इंडिया हो गया और तमाम स्कीम है, ठीक, आत्मनिर्भर भारत हो गया, ये तमाम स्कीम्स, बड़ी प्रोजेक्ट्स को इंडिया ने लॉन्च कर दिया था। उसके बावजूद अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक चल रहा है तो इसका ये मतलब है कि उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज पर भी उसका निगेटिव इंपैक्ट है, लोगों को जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम है, जिसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। ठीक, तो यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स, पीटी और प्लस मेंस के लिए इस तरह से बनती है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की न्यूज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ के शब्दों को आप मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं। जैसे इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहां G20 की बैठक हुई है, उसमें कहा गया कि मोटा अनाज, अब मोटे अनाज को यानी कि मिलेट्स को इंटरनेशनल 2023 का जो है वो घोषित किया गया है अनाज, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसमें कहा गया कि जो मोटा अनाज है, ठीक, वो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देगा, ठीक, पोषण को बढ़ावा देगा, समावेशी कृषि, ठीक, इंक्लूसिव एग्रीकल्चर में काफी हेल्प करेगा, और मोटा अनाज में रागी, ज्वार, बाजरा ये सब चीजें शामिल होती हैं। ठीक, और ये सतत पोषण यानी सस्टेनेबल जो न्यूट्रिशन है उसमें हेल्प करेगा। तो आपके लिए ये बढ़िया अच्छे अच्छे शब्द मिल जाते हैं। ठीक, और आप इनका एक पीटी में भी यूज कर पाते हो कि ये अगर पूछ ले कि G20 की जो बैठक कहाँ हुई थी तो आपको इंदौर में पता चल जाता है। फिर 14वां एरो इंडिया स्पेस शो जो है वो कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। तो ये प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस और आईएएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस के लिए न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट न्यूज है जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 बर्थ एनिवर्सरी हो रही है। ठीक, तो दयानंद सरस्वती के बारे में आपको जान लेना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं। ठीक, या मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 200, 100, 50 या 25वीं जन्म शताब्दी या कोई इंपॉर्टेंट डे होता है तो वहां पर क्वेश्चन बनता ही बनता है किसी संस्थान या किसी पर्सनैलिटी से। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये काफी हेल्पफुल है, और जीएस के प्रीलिम्स में भी आ सकता है। अब दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो ना कि वैदिक काल की ओर। तो जिस तरीके के रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात वो करते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो वो एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट न्यूज है एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अब आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि ये कब बना था। कॉन्स्टिट्यूएटेड पैनल शेड द पोल्यूशन इन द अस्सी, ये अस्सी एक रिवर है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डाल देगा अस्सी नदी कहाँ है, ये बेसिकली वाराणसी में पाई जाती है, ठीक। मोर ड्यू टू सीवेज देन एफ्लुएंट, यानी कि जो सीवेज की प्रॉब्लम है, जो नदी में कचरे की समस्या है या गंदे प्रदूषण की जो समस्या है, उससे ये नदी मृत प्राय हो गई है, ये एक तरीके से ये खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो आपको ये अस्सी नदी के बारे में, अस्सी रिवर के बारे में इस तरह से पता चल गया, और ये कहाँ है, वाराणसी में है। नेक्स्ट न्यूज है, न्यूजीलैंड पीएम आस्क सिटीजन्स टू बी प्रिपेयर्ड। एक साइक्लोन है वहां पर, गैब्रिएला, ठीक, गैब्रिएला साइक्लोन है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि लोग जो है पूरे तरीके से तैयार हैं कि नहीं है। तो न्यूजीलैंड में गैब्रिएला साइक्लोन आने को है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज जो प्रीलिम्स और मेंस के जो है लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उनको डिस्कस किया है। आशा करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी लोग इसको जरूर से जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसका नोट्स बनाते चलें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इसका नोट्स जो है काफ़ी हेल्प करेगा, और ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको डलवा दिया जाएगा इसका पीडीएफ, जहां से आप उसको पढ़ भी पाएंगे। और इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए, अपनी सक्सेस में स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमारा प्रयास है और ये निरंतर जारी रहेगा। आकार IAS में आप लगातार जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।